स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज ओपन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मुंबई को कैसे ठंडा करें और यही लॉजिक बाकी सारे कोस्टल सिटीज पे भी लागू होगा। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। जनरली जितने भी कोस्टल सिटी होते हैं वहाँ आदम जमाने के होते हैं, यानी कि मुंबई ओल्ड नहीं है, एंशंट है, बहुत पहले से मुंबई चल रहा है। और ये समझिए कि फिश कम्युनिटी से गाड़ी खुली थी और वो अभी के टाइम में मेगापोलिस का लेवल पे चल रहा है। मेगापोलिस यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोग एक जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ऐसे समझिए, अगर पृथ्वी पे 200 देश है, लगभग प्लस एंड माइनस सम परसेंट, उसमें से 150 कंट्री में कम आबादी है कंपेयर टू मुंबई। इंडिया नहीं, मुंबई। और मतलब अगर रफली समझना चाहे तो नीदरलैंड समझ लीजिए, पूरा नीदरलैंड्स को ठूंस दीजिए मुंबई में। तो भी जगह बचा ही रहेगा बाय द वे। तो वही समझिए, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब 2-3 चीज़ हमारा बैंड बजा रहा है। पहले तो प्लैनेट भी गर्म हो रहा है, ऊपर से अर्बन हीटिंग इफेक्ट जो है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, यूएचआई, वो बढ़ते जा रहा है। तो ये समझिए इसका एक फीडबैक लूप बन गया है। और ये फीडबैक लूप सीधा-सीधा नरक बना रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्मी भाग रहा है। मतलब प्लैनेट का ग्लोबल वार्मिंग का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए 2030 तक में। मुंबई 7-8 डिग्री ऊपर भाग जा रहा है उससे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यही मतलब प्रॉब्लम हर मेगापोलिस में है, खासतौर पे जो कोस्टल एरिया में, वहाँ सॉल्यूशन है। तो ये है प्रॉब्लम, अब इसे समझते हैं। तो जिसे हम लोग कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, ये मतलब पूरे इंडिया का है। 2007, 8, 9, 10, 11 से सबसे दिखा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है सीधा-सीधा। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि मतलब अगर शहर गर्म होता है दिन में, तो वो ठंडा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप समझिए हवा पुअर कंडक्टर है हीट का, यानी कि हवा का जो एक कॉलम है, एक मास लीजिए, उसमें आपने दिन में गर्मी डाल दिया, वो तुरंत डिफ्यूज़ नहीं कर जाएगा। अगर जैसे कॉपर रहता है, मान लीजिए कॉपर का शीट है, यहाँ पे आपने गर्मी और तुरंत फैल जाता है अगल-बगल, वो तुरंत इक्वलाइज़ कर जाता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। एयर गुड कंडक्टर नहीं है, वो दिक्कत बनाता है। दूसरा, जितना भी हमारा कंक्रीट है, जितना भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है, वो सारा एक हीट सोक के तौर पे काम करता है, यानी गर्मी उसमें जाता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो खाने लगता है गर्मी को। और गर्मी खाता है तो खुद का उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि वो हीट सोक की तरह गर्मी को खाते जा रहा है। फिर जब रात को बाहर से इनपुट कम होने लगता है, यानी सन डाउन हो चुका है, तब इनपुट खत्म हो गया है, वो तब रेडिएट करना शुरू कर देता है। तो और ये सब का और बैंड बजाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एयर मिक्सिंग, यानी कि चूँकि ये फ्लैट प्लेन में नहीं है, यानी कि अगर आप रनवे को देखेंगे तो रनवे जो है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन ठंडा भी होता जल्दी हो जाता है क्योंकि हवा अगल-बगल से काफ़ी आराम से मिक्स हो रहा है। लेकिन शहर में वैसा नहीं होता है, तो सरफेस बहुत गर्म होता है और उससे आराम से हवा इधर-उधर निकल नहीं पाता है। तो एक बहुत सीरियस समस्या बन जाता है। तो आप समझिए सन ने धूप में गर्मी डाल दिया दिन में, और एयर जो है उतना स्पीड जितना गर्मी डाला उतना को डंप नहीं कर रहा। क्यों नहीं डंप कर रहा? पहला एयर कंडक्टर उतना अच्छा नहीं है, दूसरा आपने कंक्रीट से जो हीट जंगल बना दिया वो बैंड बजा रहा है, प्लस एयर का सर्कुलेशन बड़े-बड़े शहर में खराब होता है। तो ये सीधा-सीधा साइड इफेक्ट बना है जो रनअवे हीट कर रहा है। चाहे हैदराबाद लीजिए, कोलकाता लीजिए, दिल्ली लीजिए, बेंगलुरु लीजिए या कोई भी मेट्रोपॉलिटन लीजिए, सब में यही स्टोरी चल रही है। तो भैया, अब रहा बात कि इसका समस्या जो है जिसे हम लोग फीडबैक लूप कहते हैं, वो है कि आप इसके लिए एयर कंडीशन चलाएँगे। तो एयर कंडीशन चलाने के लिए आप गर्मी बाहर डाल रहे हैं, अंदर की गर्मी खींच के बाहर डाल दे रहे हैं, ठीक है, आपने डाल दिया। अब हो क्या रहा है? क्योंकि बोला एयर ये इन्फिनिट है, ये नहीं है, क्या बोलते हैं, हीट सिंक नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो आप जो गर्मी बाहर डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ी बिल्डिंग है, उसने 10-20 मेगावाट का गर्मी बाहर डाल दिया, वो 10-20 मेगावाट तुरंत डाइल्यूट नहीं होगा, वो वापस रेडिएट कर रहा है बिल्डिंग में, यानी कि बिल्डिंग का जो वॉल्स है या उसका जो इंसुलेशन है, उस पे अब लोड बढ़ रहा है। और जैसे-जैसे एसी ज़्यादा गर्मी बाहर डालेगा, वो उतना इंसुलेशन कमज़ोर पड़ने लगेगा और गर्मी अंदर आ जाएगा। अब फिर बेचारे एसी को करना पड़ेगा। तो पहले तो एसी का सीओपी यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होने लगेगा, और अगर ऐसे ही भागता रहा तो एक पॉइंट के बाद ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि बाहर इतना गर्म हो चुका कि इंसुलेशन नहीं आइसोलेट कर पाएगा और एयर कंडीशन पंप नहीं कर पाएगा। इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को मतलब इसीलिए कहते हैं एसी समाधान नहीं है, क्योंकि गर्मी आप बाहर कर दे रहे हैं। आपका घर परफेक्ट नहीं है कि मतलब उससे एक भी मतलब समझिए एक भी वाट ऑफ एनर्जी अंदर नहीं घुस रहा है। ऑलमोस्ट बहुत घुसता रहता है। एसी का काम इसीलिए कंटिन्यूअसली बिजली खाना होता है, क्योंकि वो जो हीट लीक हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, उसको वो हमेशा निकालते रहता है। तो अगर बाहर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, पहले एसी उसमें गर्मी नहीं डाल पाएगा, और जो डाल भी दे रहा है वो वापस घूम के आपका बिल्डिंग में घुस जा रहा है वापस।
तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है। प्लस उसमें आपकी बॉडी हीट भी है, कंप्यूटर्स है, वो सबका हीट है, इलेक्ट्रिकल जितना बिजली खपत हो रहा है उतना हीट जा रहा है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बना है, फीडबैक कर देता है। आपने और एसी को जोर से चलाया, एसी और गर्मी बाहर डाला, वो सारा गर्मी वापस आ गया, अब बेचारा एसी कंटिन्यूअसली अपना ही गर्मी को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब थैंकफुली हम लोग कूलिंग टावर इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग टावर और एसी में अंतर ये होता है कि एसी जो है गर्मी में हवा डाल देता है। मतलब आपका जो गर्मी है उसमें हवा को वो फ्लो कर दे रहा है, तो आपका एयर गर्म हो जा रहा है। कूलिंग टावर में वैसा एक तौर से नहीं होता है। उसमें होता ये है कि आपका टेक्निकली कूलर ही ये एयर कंडीशन ही है जो चिलर के तौर पे हम लोग बोलते हैं। उससे पानी का एक लूप चलता रहता है, चाहे वो ग्लाइकॉल हो, तो वो लूप जो है वो छत पे जाएगा। छत पे कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में उस पे जनरली पानी स्प्रे किया जाता है और वो इवैपोरेट होता है। मतलब एक समझिए वो कूलर जैसा बिहेव करता है, वो पानी खाने लगता है। तो बेनिफिट होता है कि वो काफ़ी अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देता है। गर्मी जो है उसमें नहीं जा रहा है, क्या बोलते हैं आपका, गर्मी सीधे-सीधे इसमें नहीं जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन में चला जा रहा है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोड को आप ऐसे करके ठंडा कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट अब लोगों के सामने आ रहा है कि पहले हम लोग सोचे अच्छा पानी में स्टीम बना दिया, क्या दिक्कत है? मतलब वेपर बना दिया। बात है कि आप लोग पढ़े होंगे कि वेपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। यानी कि अगर पूरा शहर में हज़ारों बिल्डिंग्स इतना मतलब लाखों लीटर पानी पर दिन आप वेपर बना के निकालने लगते हैं, तब पता चलता है कि उसके कारण रात का जो गर्मी कूल डाउन साइकिल है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। यानी जो कूल डाउन हो रहा था रात को कि ठीक है रात को यहाँ पे गर्मी है, उसका तापमान जो ड्रॉप हो रहा था वो कम हो रहा है। यानी कि अगर पहले पानी का लॉस हो रहा है वो तो अलग ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए अगर अनंत पानी भी है, ये करते रहेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि वो रात का टेम्परेचर ड्रॉप खत्म हो जाएगा। प्लस ह्यूमिडिटी जो है वो थैंकफुली ऊपर चला जाता है, लेकिन इन्फिनिट वो भी नहीं है। मतलब कि आज डाले वो चला गया तुरंत 5 सेकंड के अंदर नहीं, वो धीरे-धीरे जाएगा और कई बार लोकल एरिया में वो बनाने लगता है मतलब एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट बनाने लगता है। वो डिपेंड करता है कि एयर कैसा है, टर्बुलेंस कैसा है, लेकिन ये समझिए वो भी ऐसा नहीं है कि उसको करते रहो कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास ये सीरियस समस्या बन गया है। जैसे-जैसे हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ेगा, तापमान और तेज़ी से भागेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तापमान एक्सपोनेंशियली भागने लगेगा। आप एसी चलाएँगे और ज़्यादा बैंड बजेगा। तो ये एक सीरियस समस्या है अर्बन हीट आइलैंड का, सब जगह पे हो रहा है। तो अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है। इसका समाधान में 2 औज़ार चाहिए। तो सबसे पहला औज़ार है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग ये समझिए आप बेसिकली जैसे शहर सब में पानी कैसे देते हैं, पाइप से आपको दे दिया जाता है, सुएज पाइप से निकाल दिया जाता है। आप वैसे एक सर्विस दे रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं कूलिंग। तो कूलिंग दिया जाता है, कूलिंग क्लोज लूप में होता है। ये समझिए आपको ठंडा पानी दिया जाएगा तो आपसे ये नहीं कि आप नल खोल के ठंडा पानी निकालिए, वैसा नहीं होता है। वो पानी हमेशा सर्कुलेट करता रहेगा, क्लोज लूप में रहता है। आपको उससे पानी नहीं निकालना है उसमें, क्योंकि कई बार केसेस में पानी सीधा नहीं यूज़ करते, उसमें रेफ्रिजरेंट डाला जा सकता है या एंटी फ्रीज डाला जा सकता है जनरली, या ग्लाइकोल मिक्स रहेगा। तो वो सिर्फ कूलिंग आपको दे रहा है। तो कूलिंग आप कैसे निकालोगे? पाइप में चल रहा है, ठीक है, आपने पाइप आ गया, पाइप पूरी तरह सील है, उससे आप कैसे निकालेंगे? आप हीट एक्सचेंजर में से डालेंगे। जनरली प्लेट हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होता है। तो हीट एक्सचेंजर में डालेंगे और उस हीट एक्सचेंजर में अब आपका कोल्ड एंड बन गया है। वहां पे आपकी सर्विस आ गया, आपने जिसने पैसा पे किया है वहां पे आप सर्विस आ गया। अब रहा बात कि आप क्या कर सकते हैं उस कूल एंड से। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। अगर लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब होटल जैसा है, कोई बहुत हैवी लोड नहीं है, तो आप कूलिंग वाटर जो है उसमें, मतलब जो हीट एक्सचेंजर है उसमें कूलिंग वाटर चलाइए। वो वाटर अपने सारे कमरों में चलाइए। वो जिसे हम लोग कहते हैं फैन कॉइल यूनिट। आपका बिल्डिंग सीधे ठंडा हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब मान लीजिए लोड थोड़ा भारी है, मतलब कुछ सर्वर जैसा है या कुछ भारी भरपुष्ट लोड है, तो वहां पे आपको चिलर चलाना पड़ेगा और चिलर का जो हॉट साइड है जो आप बाहर पानी में छोड़ दे रहे हैं उसको उस कूलिंग में डाल दीजिए। तो ये कर सकते हैं, मतलब 2 रास्ता है, या तो डायरेक्ट वाटर यूज़ करो, लोड बहुत हाई नहीं है, और अगर लोड हाई है तो ये कर दो, तो उसमें ज़्यादा इनपुट और आउटपुट टेम्परेचर आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? मतलब जो कंपनी कर रही है कि ठीक है हम अपना जो कर रहे थे उसको छोड़ के हम इसमें क्यों खर्च करें? इसके लिए आपको पैसा जो देना पड़ेगा, हम क्यों करें? उसका 2 सबसे बड़ा फ़ायदा आता है। कोई भी बिल्डिंग जब इसे करती है तो उसका वाटर बिल खत्म हो जाता है, और बड़े-बड़े शहर में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स का पानी का खपत जो पीने वाला है, नहाने-धोने वाला, वो उतना नहीं होता। जो इस पे कूलिंग टावर पे जाता है वो कंटिन्यूअस जाता रहता है, बहुत ज़्यादा खपत होता है और बिल देना पड़ता है। तो वो बिल घटा देना और या हटा देना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हट जाएगा वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इतना बड़ा उनको सेविंग्स होता है डायरेक्टली कि फ़र्क पड़ता है, और ये पूरा सिटी लेवल पे भी है। तो ये पहला आपको फ़ायदा हो गया कि आपका वाटर कूलिंग का जो बिल आ रहा था वो तो खत्म हो गया। दूसरा, बिजली बिल भी कम हो जाएगा। बिजली बिल क्यों कम होगा? क्योंकि आपका जो चिलर है वो चिलर नेगेटिव डेल्टा में काम करने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड डेल्टा मतलब कि आपका रूम आप चाहते हो 25 डिग्री है, बाहर 40 डिग्री है। बेचारा 25 से गर्मी खींच के निकाल के उसको 25-50 में डालना पड़ रहा है। वो बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं पे आप कूल एंड में जब बात कर रहे हैं, आप रूम सेट किए हैं 25 डिग्री पे या 21 पे, आपने 21 पे सेट किया है। गर्मी कहाँ जाना चाहेगा? गर्मी जाना चाहेगा ठंडे जगह में। अब जो ये आप कोल्ड एंड लिए हैं, इसमें जो आपका कूलेंट टेम्परेचर चल रहा है वो 6 डिग्री सेल्सियस है।
गर्मी खुद ब खुद जाना जाता है। तो आपका COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 7, 8 या 10 तक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आपका बिजली बिल भी कम आएगा और पानी का खपत भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए लोग इस पे पड़ रहे हैं। ये इंडिया का पहला बन चुका है, गिफ्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट बनाया गया है और उसमें ये ऐसे करके मीटरिंग करते हैं। मतलब आपके बिल्डिंग में ये प्लेट हीट एक्सचेंजर लगाया जाएगा। इसमें आपको 15 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी डालना है और वो 6 डिग्री हो जाएगा। उसी में आपको कूलिंग मिल रही है। और वो हमेशा ऐसा मेंटेन करेंगे कि 5 इनपुट रहे, आउटपुट 14 रहे। 14 से ज़्यादा हो रहा है यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा हीट डाल रहे हैं। उस पे भी उनका मीटरिंग है और उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये कर लेंगे। मतलब इससे एक फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए आप ये दुबई का है, यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हैं और इसमें भी पानी इवेपोरेट कर रहे हैं, तो क्या पानी बचेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम को जो एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी सिस्टम इस्तेमाल करें। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल लीजिए, ये सब के अंदर आपको कोई रिस्क या लिमिटेशन नहीं, क्योंकि सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लोग हैं, सेफ्टी-वेफ्टी आप मैनेज कर सकते हो। तो आप आराम से इसमें अमोनिया चलाइए। वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेंट है, वो अमोनिया चलिए, डायरेक्ट आपका सीओपी बेटर हो गया। दूसरी बात, बाकी सारे बिल्डिंग का जो सीओपी आपने बढ़ा दिया, तो बिजली भी घटाया, पानी भी घटा दिया। यहाँ पे सिर्फ़ एक जगह पे आप पूरा एनर्जी पानी में डाल रहे हैं, बहुत कम पानी में बहुत ज़्यादा कूलिंग कर पाएँगे। तो फंडामेंटली अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग करते हैं, वही आपका थोड़ा-सा स्कोप बढ़ा देता है। जैसे कुछ-कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अमेरिका एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैंने पहले वीडियो बनाया, वो लोग आइस बैटरी बना रहे हैं, यानी कि बिजली का लोड दिन में बहुत ज़्यादा आता है। तो वो कह रहे हैं दिन में भई हम चलाएँगे ही नहीं ये सब एसी को, रात को चलाएँगे। रात को क्यों चलाएँगे? जैसे ही सनडाउन होता है, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू करता है, उस टाइम वो एसी चलाना शुरू करते हैं और पानी को बर्फ में बदलते चले जाते हैं। बर्फ बना रहे हैं, मतलब लाख लीटर से ऊपर का है। तो धीरे-धीरे पूरा बर्फ बनाते हैं रात भर में, और दिन में जब पूरा पीक गर्मी होता है, वो बर्फ से पानी चलते रहता है। तो उनको टेम्परेचर, मतलब दिन में जो एकदम ग्रिड की बैंड बजी पड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर गर्म होने पे है, बैंड बजने पे है, वो बंद हो जाता है। इसलिए नहीं सर, हमको लोड नहीं लेना है। वो आप बस पंप का चलाइए, कंप्रेसर मत चलाइए, और एफिशिएंट भी ज़्यादा होता है। तो वो भी 30 मेगावाट तक का लोडिंग हटा देते हैं दिन में। तो ये आपका काफ़ी बड़ा बात है। इसमें गाड़ी हमें खोलना पड़ेगा, मतलब हमें जितने भी बड़े-बड़े कंज़्यूमर हैं, जिनका बेसिकली वाटर बिल आ रहा है, कूलिंग बिल आ रहा है, वो लोग को इस पे कूदाना पड़ेगा। छोटा-छोटा जो सब लोग लगा लेते हैं एसी, उसका अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कूलिंग अगर बहुत बड़ा करते हैं, तो उनको भी कर सकते हैं कि भैया आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हो, सब अपना छोटा-छोटा एसी मत लगाओ, सबकी बैंड बजेगी। सब इसमें डाल दो हीट, ये एक जगह पे ढंग से लोग इसको समाधान करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग का गर्मी का जो लोकल प्रॉब्लम है, उसको कलेक्ट करके एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेटेड पावर लाता है। अब रहा बात, मैं एकदम क्लियर कर देना, प्लीज़ मत बोल दीजिएगा इससे बिजली क्यों नहीं बना लेते, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। बिजली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेल्टा चाहिए। आपका मतलब कोल्ड एंड यानी कि एटमॉस्फेयर और जो हॉट एंड है, उसका गैप बहुत होना चाहिए। जैसे कि कोयले पावर प्लांट में वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। इसीलिए बस, ओह! इसका पानी तो भाप बन रहा है, तो इसे स्टीम क्यों नहीं चला देते? नहीं चलेगा सर, बिजली नहीं निकलेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग आपका पहले 2-3 समस्या सॉल्व करता है। लोगों का रैंडम बिजली कंजम्पशन कम करता है, पानी कंजम्पशन कम करता है, और एफिशिएंसी पूरा सिस्टम का बढ़ा देता है। हर कोई करने लगा है, बोले इंडिया में भी गाड़ी खुली है, देर से खुली है, लेकिन खुल गई है और सबको इसी में आना है। तो ये हो गया स्टेप 1। अब रहा बात कि उसमें जो उतना गर्मी कलेक्ट हो रहा है, उसका करें क्या? और अभी अगर पानी खपाने लगेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा, पानी आएगा कहाँ से? तो इसका सबसे बढ़िया समाधान हो सकता है लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। इस टेक्नोलॉजी में इंडिया महारत हासिल रखा हुआ है, NIOT से। तो ये है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समुद्र का पानी में गर्मी डाल देने, मान लीजिए उसमें आप बोलते हो कि हम हाई टेम्परेचर डिसैलिनेशन करते हैं। दिक्कत ये है कि उससे ब्राइन बनता है। ब्राइन जो होता है, उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है। समुद्र का सैलिनिटी का एक नेचुरल लेवल है। वो नेचुरल लेवल पे सारे ऑर्गेनिक लाइफ स्पैन जो है, वो पूरी तरह सॉर्टेड है, मतलब उनको टेंशन नहीं लेना। हम इसी ऑर्गेनिक के लिए बने हैं, इसी को संभालेंगे, इसी सैलिनिटी के लिए। अब जैसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट चलाते हैं, वो 2x बढ़ा देता है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का। यानी कि जहाँ पे आप वो डाल रहे हैं, और इतना बड़ा अमाउंट में डाल रहे हैं कि वो जगह स्टेरलाइज़ कर देता है। यानी कि वहाँ पे कोरल रीफ है, फिशरी है, सब खत्म हो जाता है। ये इज़राइल बहुत अच्छे तरीके से सीखा। अच्छे-अच्छे कंट्री को पता है कि भैया आप रिवर्स ऑस्मोसिस बिजली बहुत कम खाता है, ये बात सही है। पानी भी देता है, लेकिन वो समुद्र का वो एरिया को स्टेरलाइज़ कर देता है। मतलब आप सीधे शिफ्ट डिलीट कर रहे हैं और वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, और केमिकल सब भी बहुत लगता है। तो वो हो गया। फिर अगर आप आते हैं सऊदी अरेबिया वाला लॉजिक में, वहाँ पे वो लोग फ्लैश बॉयलर्स इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर मतलब इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश बॉयलिंग करके वो कम करता है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से कम करता है, लेकिन एनर्जी बहुत खाता है। तो उसका डैमेज होता है, 1.7x तक जाता है वो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन का बात करते हैं, तो वो 1.1 से लेके 1.4 तक ही रहता है, यानी बहुत कम डैमेज करता है। और ये भी एक्सट्रीम केस बताया जा रहा है, यानी कि जो इंडिया में एक्चुअल प्लांट है, वो 0.01 है। मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा समुद्र, मतलब वहाँ फिशरीज़ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से थोड़ा आपने पानी चूस लिया। वो बेसिकली ऐसा लगेगा कि गर्मी का मौसम में पानी थोड़ा-सा इवेपोरेट हो गया, क्यों पानी हमेशा इवेपोरेट करके निकलते रहता है ना, तो वही है।
तो जनरली किया क्या जाता है, जैसे ये सब प्लांट में जाएँगे, तो 2 पाइप रहेगा। एक पाइप सरफेस से मतलब थोड़ा-सा नीचे, आपका ये 10 मीटर के नीचे से थोड़ा पानी खींचता है, दूसरा बहुत नीचे से खींचता है। जैसे इस डिज़ाइन में वो लोग 500 मीटर नीचे गए हैं, 500 मीटर नीचे से खींचता है, तो दोनों के बीच में थर्मल ग्रेडिएंट बम-बम मिलता है। और ये थर्मल ग्रेडिएंट से ही पानी निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप ठंडा पानी लेते हैं, उसे आप कूलिंग यूनिट में डालते हैं यहाँ पे, जो आपका ये कंडेंसर यूनिट है। कंडेंसर यूनिट में कूलिंग कॉइल पे आप वो जो डीप कोल्ड वाटर है, जो कि आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा, उसको चलाते हैं। ये आपका कूलिंग कोल्ड सिंक बन गया। अब जो सरफेस वाटर है वो गर्म होता है, वो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। उसको आप चलाते हैं वार्म बम में, और इसको एक चेंबर में किया जाता है जो वैक्यूम पे रहता है, मतलब प्योर वैक्यूम नहीं, लेकिन बहुत हाई वैक्यूम पे रखते हैं। अब वहाँ पे आप जैसे स्प्रे करते हैं, पानी इवेपोरेट कर जाता है, और वो इवेपोरेट करके कंडेंस करता है। कंडेंस करके आपको फ्रेश वाटर निकल रहा है, और इसमें जो वार्म वाटर आप कलेक्ट किए थे उसका मेजॉरिटी वापस निकल जाता है। मतलब कि उस वार्म वाटर आपका 100 टन आया था, उसमें से 1 टन भी आप नहीं निकालेंगे, बेयरली आधा टन निकालेंगे। तो इसका कॉन्सेंट्रेट, यानी कि वार्म वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है सॉल्ट का, लगभग मतलब मेजर करना मुश्किल होगा। तो यही करते हैं। अब रहा बात कि आपको कितना तापमान चाहिए इस सिस्टम को चलाने के लिए। डिज़ाइन 15 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक का डेल्टा में चलता है। यानी कि आपका कोल्ड एंड और हॉट एंड के बीच का अंतर उतना होना चाहिए। 100 डिग्री नहीं चाहिए कि पानी आपका 0 डिग्री पे आ रहा है, उसे 100 डिग्री तक करो तब बॉयल होगा, वो नहीं है। वैक्यूम उसको बायपास कर दे रहा है। अब रहा बात कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गहराई से निकालना सबसे बेटर है। लेकिन हाँ, इस पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक ही पाइप चाहिए, ये सब में 2 पाइप चाहिए, क्योंकि ये लोग समुद्र के ग्रेडिएंट पे कर रहे हैं। हम लोग गर्मी बाहर से ला रहे हैं, तो हमें 2 पाइप नहीं, 1 चाहिए। मतलब कि 2 सोर्स की जगह 1 बड़ा पाइप आएगा, और ऑब्वियसली उतना ही बड़ा रिटर्न जाएगा। मेजॉरिटी पानी वापस निकल जाएगा, तो वो चाहिए। अगर उसे आप गहराई से करते हो तो पानी ठंडा मिलता है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, सेम कोएफ़िशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली बात आती है कि अगर आप गर्मी वैसे मीडियम में डाल रहे हैं, जो ठंडा है, जो गर्मी खाने को बैठा हुआ है, हँसी-खुशी गर्मी जाएगा। मतलब आपने ले लिया 100 मेगावाट के, आपने गर्मी चूस लिया है मुंबई से, वो डालना चाहते हैं। अब वो मीडियम अगर हवा है, हवा बोले सर इतना गर्मी हम नहीं खाएँगे, बहुत फ़ैन चलाना पड़ेगा आपको उतना गर्मी का। वहीं पानी में डालिए, तुरंत पानी खा लेगा, और ख़ास तौर पे 10 डिग्री का पानी है, आप ठंडे हो जाइएगा। तो यही मेन फ़ायदा मिलता है आपको पानी में डालने का हीट से। अब रहा बात कि आप खूब पानी लीजिए, उसी को एक छोटे से पाइप में, मतलब कि ये जो आपका कोल्ड वाटर है, यही आपका नॉर्मल वाटर रहेगा, और इसी को आप वार्म वाटर में डालें। वार्म वाटर में अब आप अपना कंडेंसर लगाएँगे, इसका जो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग वाला, बेसिकली वो अपना गर्मी कहीं तो डालेगा, वो गर्मी डालेगा आपका हॉट वाटर सम्प में। मतलब एक बड़ा पाइप आया, उससे एक छोटा-सा हिस्सा आप लिए, उस छोटे से हिस्से को आप ये कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, वो फिर ये चेंबर में जा रहा है, चेंबर में बॉयल हो रहा है और निकल जा रहा है, और ये बस एक ही पाइप आपका वापस जा रहा है। अब ये पाइप कितना गहराई से निकाल रहा है, ये आपके डिज़ाइन में है। अगर आप काफ़ी गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया है, तो कहा जाएगा जनरली एटलीस्ट 100 मीटर नीचे तक तो उतारा जाए, और अगर वो आपको नहीं सही में ठंडा करना है, तो 500 मीटर तक कीजिए। बहुत ज़्यादा ठंडा करना है 1 किलोमीटर तक कीजिए, बट मैंने नहीं देखा किसी डिज़ाइन में 1 किलोमीटर नीचे से पानी खींच पाए हैं। बट अगर आपको मन है कर सकते हैं, बट उतना फ़ायदा नहीं। 500 इज़ ऑप्टिमम माना जाता है। 100 वहाँ पे आप चिल मारना शुरू कर दीजिएगा, 500 सुपर चिल। तो वही है। अब रहा बात की एक दूसरी बात आपको समझना पड़ता है, तो इसमें कितनी गर्मी आप डाल सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो आपको दे रहा है, उसमें आपको गर्मी ही डालना है। तो कितना गर्मी यहाँ डाल सकते हैं? अब आप बोलिएगा कि पानी तो उतना गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जैसे ये सिस्टम जो है, ये सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस ही पानी गर्म कर रहा है। हाँ भी और नहीं भी। वो पानी को जो भी इनपुट टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके उस पे ऐड कर दे रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। लेकिन पानी जब भी फेज़ चेंज करेगा, यानी कि वो लिक्विड से गैस में जाएगा, वो गर्मी खाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये फिक्स है, इससे प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप वैक्यूम में करते हैं तो भी वो उतना ही एनर्जी खाएगा, अगर आप उसे प्रेशर में करते हैं तो भी वो उतना ही एनर्जी खाएगा। यानी कि कितना एनर्जी आप सोख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हीट से, वो बहुत है। और यहाँ पे कितने हीट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप 1 मेगावाट आवर डालते हैं, ठीक है, आपने 1 मेगावाट आवर आपका बिजली बिल आएगा, उसमें कितना पानी निकाल सकते हैं ये सिस्टम करके, मतलब कितना पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा। वो होता है करीब 1.5 टन। यानी कि और टन और लीटर पानी के केस में सेम होता है। पानी से ही हम लोगों ने वज़न बनाया था कि मतलब 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो है। लगभग, ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब बदल दिया गया है, लेकिन गाड़ी वहीं से खुली थी, इसलिए पानी किलोग्राम और लीटर बहुत हद तक मैच करता है। तो आपको बहुत मिलेगा। और वही बोला 1 मेगावाट आवर, यहाँ तो मतलब कॉलोनी सबकी बिल्डिंग में 1 मेगावाट से ज़्यादा बिजली खपत होता है, तो उससे ज़्यादा गर्मी आपको मिलेगा। टेंशन का कोई बात ही नहीं है। और ये फेज़ चेंज करने के कारण आपको बहुत, और प्लस चूँकि लोअर टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं, कंडेंसर को ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है। आप हमेशा चाहोगे कंडेंसर का टेम्परेचर जो लोड है उससे कम रहे, ताकि सीओपी आपका 10 या आ जाए, उससे भी ऊपर जाए, और अमोनिया एक्चुअली उतना दे पाता है। तो यही आपको करना है, यही दोनों डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, सारा गर्मी को निचोड़ो और उसे लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन में डालो, ताकि आपको वो गर्मी पानी खाने की जगह पे पानी देना शुरू कर दे।
कितना पानी देगा? अथाह पानी देगा। अब रहा बात कि समुद्र का नुकसान होगा? नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर थर्मल डिस्ट्रेस। इसका प्रोपोर्शन 1.1 से लेके आप 1.04 तक कर सकते हैं, जो इंडिया बनाया है वो 1.04 है। मतलब समुद्र को पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। वो ऐसा होगा कि बस वहाँ थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, जो कि ऐसे ही बढ़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कंपैरिज़न है, मैं एकदम क्लियर हूँ, इन कंपैरिज़न। आइडियली आप कुछ नहीं करोगे, बट वैसा नहीं किया जा सकता। तो व्हाट इज़ बेटर? तो रिवर्स ऑस्मोसिस किए तो गए, वो डिस्टिलेशन किए तो भी गए, लेकिन अगर लो टेम्परेचर करते हैं तो समुद्र भी बचा रहेगा और आपको कूलिंग भी मिल जाएगा। और प्लस चूंकि ये लो टेम्परेचर का फायदा उठा रहा है, आपका जो हीट सिंक है वो अच्छे से काम करेगा। तो ये दोनों की शादी कराइए, बम बम आपको मुंबई को ठंडा करने का पावर मिल जाएगा और फ्रेश वाटर भी लगेगा। ऐसा नहीं कि अरे पानी गटक रहा, नहीं चीज, पानी आ रहा है, टेंशन लेना ही नहीं है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत पावर बचाएंगे आपका कूलिंग में, ये बात एकदम सही, मैथमेटिकल किया जा रहा है, वो सॉर्टेड है, डन। लेकिन दिक्कत है कि आप जितना बिजली बचाएंगे, जैसे मान लीजिए आप 100 मेगावाट बचा लेते हैं, वो 100 मेगावाट आपका पंप खा जाएगा, तो वो तो आपको घूम फिर के बराबर हो जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ? बात है, पानी का तो पैसा देना पड़ता है ना, तो वही समझिए। अब यहाँ पे सबको खुजली होगा बहुत जोर से कि क्या होगा, वाटर रिकवरी जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिया जाए। जैसे कि जो प्लांट पर है वो बहुत कम परसेंट रिकवर कर रहा है, वो सिर्फ 1 लाख लीटर पर दिन निकाल रहा है, और वो एक छोटे से आइलैंड को संभालने के लिए बना गया, वो आराम से संभाल रहा है, 10 साल हो से चल रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, काम कर रहा है, इसलिए जरूरत ही नहीं है और का। लेकिन मुंबई में सबको खुजली हो रहा है, एक काम करो ना, थोड़ा बढ़ा दो परसेंटेज। क्या बढ़ाया जा सकता है? बहुत बढ़ा सकते हैं। दिक्कत ये है कि आप बढ़ाना चाहोगे नहीं तो ब्राइन का पेनल्टी बढ़ने लग जाएगा, इसीलिए वहाँ थोड़ा बैलेंस करना है। जितना कम उतना बढ़िया, लेकिन कम करने का मतलब होता है कि पंप्स बहुत बहुत ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा। जैसे कि जो प्लांट का आपको फोटो दिखा रहे थे वो 500 केजी पर सेकंड पे चल रहा है। आपको मुंबई जैसा चीज़ को ठंडा करने के लिए 5 टन अ सेकंड या उससे भी ज़्यादा, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा जाना होगा। तो इसे पंप आपका दबा के बिजली खाएगा, जितना बिजली आप इलेक्ट्रिकली बचाएं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आपका पानी का समस्या सॉल्व हो जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं, रफली अगर मैथमेटिकली जानना चाहते हैं, जो प्लांट है इंडिया में वो खाता है आपका 11 मतलब समझिए 1138 किलोग्राम पर सेकंड गटकता है, तो वो आपको निकालता है 11.57 किलोग्राम पर सेकंड फ्रेश वाटर। तो इसीलिए आपका प्रोपोर्शन जो है उसका फ़ायदा ये है, जानबूझ के ऐसा बनाया गया ताकि वहाँ जो कोरल रीफ्स हैं, जो वहाँ का बायो ऑर्गेनिक्स है, उसको कोई फ़र्क ना पड़े। इसीलिए इतना कम निकल रहा है। यहाँ खुजली सबको होगा, अरे काम करो ना सर, इसको 11 को 100 कर दो, तो भी कम ही रहेगा। वो ब्रायन तब भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, लेकिन वो थोड़ा दबाव रखना है कि नहीं सर, समुद्र वालों को भी सोचो, थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म करने के लिए वो सोचना पड़ेगा। और अगर 100 मेगावाट आवर का हीट डालते हैं, जो कि नॉर्मल है, जो मैं गुजरात में जो लगा हुआ वो 100 मेगावाट आवर से ऊपर चल रहा है, तो वो भी सिर्फ कुछ बिल्डिंग को है। मुंबई जैसा चीज़ को उठाना 1000 हो जाएगा। तो 100 मेगावाट आवर में कितना पानी के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे पानी को लीटर में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ बात करना होगा 146 टन। बहुत बड़ा यूनिट है। और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो इसको कंपेयर कीजिए 147 क्यूबिक मीटर। आप लोगों को पता होगा, जब भी हम लोग रिजर्वायर के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कितना क्यूबिक मीटर उसमें पानी है। यहाँ वही समझिए 147 क्यूबिक मीटर। और बाय द वे वो पर घंटे है, पर घंटे उतना निकलता रहेगा। समुद्र में पानी की कमी नहीं है, पर घंटे उतना निकलता रहेगा। तो बेसिकली हमारा जो अभी गर्मी का सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग पानी भी गटक रहे हैं, बिजली भी गटक रहे हैं, बिजली कम कर देंगे, बराबर ही रखेंगे और पानी निकालने लग जाएंगे। पॉजिटिव पानी निकाल रहे हैं, और सिटी का जो पावर ड्रॉ है वो घूम फिर के सेम रहेगा। अब ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो डेटा है वो मैं 500 मीटर के हिसाब से निकाल रहा हूँ। आपको इंजीनियर बोला नहीं यार मैं 100 पे ही निपटा लूँगा, काम हो जाएगा, ठीक है, बल्ले बल्ले और बिजली कम हो जाएगी। और इनएफिशिएंसीज आप इतना घटा रहे हैं कि बिजली बचेगा ही, बस पंपिंग कितना खाएगा उसका डेटा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 500 मीटर वाला मेरे पास है। हम नहीं कंपेयर कर सकते कि 200 पे कितना होगा, 250 में कितना होगा। तो वही, और हाँ, पानी ज़्यादा खींचना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा शहर को आप ठंडा कर रहे हो तो बहुत पानी चाहिए। तो पावर ड्रॉ सिटी कम रखना, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो वाटर क्राइसिस है वो आप सॉल्व करते हैं। मतलब कि गर्मी बढ़ेगा, आप पानी पियो, कोई टेंशन नहीं, पानी की कोई कमी है। दूसरा, जो इस तरह के मेट्रोपॉलिटन करते हैं कि अगल बगल वाले एरियाज का सारा पानी लूट लेते हैं। जहाँ पे डैम बना दिए, डैम का पूरा लेयर, वहाँ के पूरे विलेज के विलेज सूखते चले जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया। और बहुत गलत बात है कि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मुंबई को पानी पीना था तो मुंबई ने पी लिया। तो इसीलिए ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी तो आपको चाहिए। और कितना गुस्सा लगेगा किसी को, अरे मेरे पास पीने का पानी नहीं है क्योंकि आपका एसी को पानी चाहिए। इसीलिए ये रास्ता पे चलना बेटर है। और बोल रहे जितना भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पहली बात, लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टेंस में इंडिया ही दादाजी है, और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में हम लोग थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं, लेकिन वो भी गाड़ी खुल चुकी है। तो वो दोनों की शादी कराना है, और हमें बिजली उतना ही रहेगा, लेकिन पानी आना शुरू हो जाएगा।
और फिर आप धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं कि भैया ये पहले स्टार्ट कीजिए बड़े-बड़े बिल्डिंग से, जैसे आपका ऑफिस बिल्डिंग हो गया, मॉल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, बड़ा-बड़ा बम-बम चीज़ से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे कीजिए, छोटे-छोटे कॉलोनी में करने लगिए। क्योंकि जितना आप वो सब हटाएँगे, वो हीट आइलैंडिंग इफेक्ट उतना कम होगा। और जितना पानी आएगा, जो कि कंटीन्यूअसली आता रहेगा, आप आराम से ऐसा कर सकते हो, मुंबई पानी माँगने की जगह पे, लूटने की जगह पे, अरे हम पानी दे रहे हैं ना सर, काहे टेंशन ले रहे हो? फ्रेश वाटर, टेंशन नहीं है। फिर भी यार मुंबई में पानी कैसे आएगा? टेंशन नहीं है सर, सॉल्व है। वैसे मुंबई में कभी पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसी को समझ में आता नहीं है कैसे करते। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट क्या कहें, मतलब पूरे सिटी लेवल पे गोल-गोल वही घूम रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट हाँ, वो अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग में, तो ये कीजिए ना, पानी को वापस भेज दीजिए। बहुत सारे एरियाज़, मतलब कभी भी किसी बड़ा शहर का देखिएगा, अगल-बगल वाला पूरा एरिया सूखा हो चुका होता है, वो सबका पानी निकाल लेते हैं। सब छोटी-छोटी नदी, रिवर, ये सब सब प्यासे गटक जाते हैं। वो सबको वापस रिचार्ज कीजिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कीजिए, सबका भला होगा। तो बैलेंस करना है, क्योंकि ये तापमान तो भागते जा रहा है। अभी 39 डिग्री सेल्सियस का कुछ दिन पहले का था। अभी तो बात ही नहीं करना, 43 डिग्री सेल्सियस तो पहुँच ही जा रहा है 1-2 एरिया में। और जहाँ ये 50 पहुँचेगा, एसी दबा के काम करना पड़ेगा। तो वही है, वो सारा लोड हटाइए, गर्मी को लीजिए, गर्मी से पानी में डाल दीजिए, पानी निकाल के पीते रहिए। तो यही बैलेंसिंग करना है, ताकि कुदरत को नुकसान कम हो, हमारा बिजली बिल बहुत ज़्यादा ना आए और सबका भला हो। किया जा सकता है, दोनों सारी टेक्नोलॉजी रेडी है, इंडिया में है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मुंबई जैसे कोस्टल शहरों को ठंडा कैसे करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।